कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही इस व्याख्यान श्रृंखला की, ये 4 दिवसीय जो व्याख्यान श्रृंखला है, इस श्रृंखला के जो अंतिम जो चरण है, अंतिम दिवस है, समारोहीय कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आपने मुझे कहा है कि 21वीं शताब्दी में महात्मा गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता, इस विषय पर मुझे बोलने के लिए आप लोगों ने कहा है। अब देखिए कि गांधी जी का देहांत जो है, उनकी जो असैसिनेशन हुआ है, उनकी जो हत्या की गई वो 1948 में हुई, और उनको गए हुए एक लंबा अरसा बीत गया है। और जो हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है या परिवेश है, ये सिर्फ राष्ट्र का ही नहीं है लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी एक बड़ा बदलाव हम महसूस कर रहे हैं। अब ये सब करते हुए भी हम जो अभी हमको स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और उसका अमृत महोत्सव भी जब हम मना रहे हैं, अब ऐसे समय में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता क्या बचती है, इस पर हम यहाँ पर जब विचार कर रहे हैं, तो इससे मुझे लगता है कि इसी में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता अधिक महसूस होती है, अधिक ज्यादा प्रबल होती जाती है, ऐसा मुझे लगता है। गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता अधिक प्रबल या फिर अधिक ज्यादा हम जब महसूस करते हैं, ऐसा जब मैं कहता हूं, तो हम आज में समसामयिक विश्व में, समसामयिक हमारे राष्ट्रीय स्तर पे और वैश्विक स्तर पे जिन भी समस्याओं को हम झेल रहे हैं एक मानवीय समुदाय के नाते, उन समस्याओं को सुलझाने में या उन समस्याओं का समाधान ढूंढने में मुझे लगता है गांधी जी का जीवन, वो, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी ने जो भी कहा था, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं गांधीवाद, ऐसा कभी मत कहिए। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कहा है वो कोई उसमें से कुछ भी गांधीवाद नहीं है, गांधीज्म, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि गांधीज्म। तो गांधी जी कहते थे कि मैंने जो भी कहा है कोई गांधीज्म नहीं है, गांधीवाद नहीं है। उन्होंने एट द मोस्ट उन्होंने कहा था कि मेरा जीवन ही एक मेरा संदेश है, माई लाइफ इज माई मैसेज। तो उनके जीवन की पूरी जो परिक्रमा रही है, उनके जीवन का जो भी एक उनका जो प्रवास रहा है, उस जर्नी को देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है। अब गांधी जी का जन्म जो 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में, अब वहां से लेकर के 1948 के बीच में उन्होंने जो भी किया और जो भी एक जो विरासत पीछे छोड़ी, उसके आधार पर हमको लगता है कि उस विरासत को देखते हुए हमें कुछ तत्वों को समझने की, और हो सके तो हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में उसका अनुसरण करने की आवश्यकता मुझे लगती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गांधीत्व या गांधी की जो विचार है, गांधी जी का जो जीवन है और मानवीयता, जो ह्यूमैनिटी कहते हैं, गांधीज्म एंड ह्यूमैनिटी, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, डायलेक्टिकल, जिसे हम डायलेक्टिकल, जो परस्पर पूरक हम कहते हैं। वो परस्पर पूरक क्यों है, तो गांधीत्व क्या है, ये भी समझने की आवश्यकता है। तो गांधी जी को जब भी हम देखते हैं तो हमें एक प्रतीत होगा कि जो हिस्टोरिकल गांधी जो है, ऐतिहासिक गांधी जो है, वो उनके मृत्यु तक और उसके बाद में भी एक सिविलाइजेशनल गांधी, सांस्कृतिक गांधी बनते हैं। ऐतिहासिक गांधी, क्योंकि गांधी जी के जाने के बाद तो इतिहास बन गए, लेकिन वो सिविलाइजेशनल गांधी बनते हैं, वो एक सांस्कृतिक गांधी बनते हैं, या फिर वो ट्रांसेंडेंटल गांधी बनते हैं, जो समय और काल की परिसीमाओं को लांघते हुए आगे बढ़ते हैं और वो ट्रांसेंड कर जाते हैं। समय, मैंने कहा कि 1948 के बाद में, उनके जाने के बाद भी वो जो समय की परिसीमा थी उसको वो ट्रांसेंड कर गए, लांघ गए वो। इसी के साथ में जब मैं स्पेशल बाउंड्रीज की बात कर रहा हूँ, जगह की बात कर रहा हूँ, गांधी जी सिर्फ भारत में ही प्रासंगिक नहीं बनते हैं। गांधी जी सिर्फ गांधी भारत के ही अनेक सारे आंदोलनों को, विचारों को और जो मूवमेंट्स हम कहते हैं उनको ही वो प्रेरित नहीं करते हैं, लेकिन विश्व भर में जहां जहां अत्याचार, अन्याय, पीड़ित लोगों ने आवाज उठाई है, उन आवाजों की एक प्रेरणा गांधी जी भी रहे। इसीलिए जो हिस्टोरिकल गांधी है, जो ऐतिहासिक गांधी है, वो सिविलाइजेशनल या ट्रांसेंडेंटल गांधी, जो ऐतिहासिक गांधी है,
वे सांस्कृतिक गांधी बनते हैं या वो समय और काल की परिसीमाओं को लांघ कर आगे बढ़ने वाले एक ट्रांसेंडेंटल गांधी बनते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे महाविद्यालय में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हम करते रहते हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, इतना गहरा अध्ययन नहीं है। हम ग्रेजुएशन लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग गांधी नाम का एक पेपर पढ़ाते हैं। मैं पढ़ाते रहा हूँ इस पेपर को, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया है, इसी के कारण दिया है। और दूसरी बात ये मैं कहता हूँ कि मैं विदर्भ से हूँ, मैं भामरागढ़ तहसील से आता हूँ, मैं माड़िया सभ्यता संस्कृति में पला बड़ा हूँ। और जैसे मेरे परिचय में भी आपने बताया कि वनवासी कल्याण आश्रम जो जनजातीय लोगों में उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम करने वाला जो संगठन है, उस संगठन का जो प्रचार प्रमुख का जो दिल्ली राज्य में मुझे दायित्व दिया गया, उसके माध्यम से जो भी छोटी मोटी चीजें मैंने जो गढ़चिरौली में पढ़ाई की है, पुणे में पढ़ाई की है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है, वो एक सैद्धांतिक तौर पे जो मैंने पढ़ाई की है, या मेरा वास्तविक जीवन जो रहा है, अब जब मैं जहां हूँ, जहां से खड़े होकर पीछे देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ योगदान देने चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसी सब आधार पर मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, इसीलिए आपने भी मुझे यहाँ पर अवसर दिया है। तो हमने हमारे कॉलेज में इसी विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया था। उसमें विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है, जिसकी शुरुआत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, आज केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ के वाइस चांसलर साहब, उपकुलगुरु साहब प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती को हमने बुलाया था। गांधी जी पर एक महान अभ्यासक वे हैं, और वो एक अच्छे क्या कहते हैं कि एक बहुत भारत के जाने माने अकादमिशियन है और एक स्कॉलर है। उन्होंने गांधी, GANDHI, ये जो 6 शब्द है, उसको ये जो एब्रिविएट करते हुए उसको एक गांधी को उन्होंने कहा कि गांधी एक एक्रोनिम है, और ये जो 6 शब्दों में से हर शब्द, जो 6 जो लेटर्स है, इन लेटर्स का हर एक शब्द है, उस शब्द को गांधी सिंबलाइज करते हैं। तो जो जी जो है, जी स्टैंड्स फॉर जेंटल। गांधी जी जो थे, जेंटल थे, सौम्य थे। उनके पूरी, आप देखिए फोटो भी जब भी देखेंगे आप, उनके पूरे जो उनका डिमीनर है, उनका व्यक्तित्व है, उसमें जेंटलनेस झलकता। ए जो जी ए के बारे में वो एब्रिवेट कहते हुए कहा था उन्होंने कि अकोमोडेटिव। गांधी जी अकोमोडेटिव थे, गांधी जी सबको साथ में लेकर चलने वाले, गांधी जी इंक्लूसिव थे, समावेशक थे, किसी को एक्सक्लूड करते हुए गांधी जी राष्ट्र के निर्माण का सपना नहीं देख रहे थे। और हमें ये समझने की आवश्यकता है कि गांधी जी कोई बाबा नहीं थे। बहुत लोग कहते हैं कि गांधी बाबा, गांधी जी बाबा नहीं थे। गांधी जी एक प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, जो वास्तविक विचार करने वाले, धरातल पर रहकर सोचने वाले, वैसे एक वो पॉलिटिशियन थे। इसलिए गांधी जी को बाबा हम नहीं समझे। और इसीलिए उनकी जो भी आंदोलन रहे हैं, उनकी जीवन की जो भी परिक्रमा रही है, उस सारी परिक्रमा में उनके व्यक्तित्व में अकोमोडेटिवनेस, समावेशकता, इस तत्व को हम देखते हैं। इसलिए जो एन जो है, GAN, गांधी जी का GAN, एक ही बात कही हमने, एन जो है वो निगोशिएबल, वो निगोशिएट करने वाले। गांधी जी निगोशिएट करते हैं, चर्चा करते हैं, दूसरे के व्यू पॉइंट्स को समझते हैं। गांधी जी ये नहीं कहते कि मैं हूं, गांधी जी हूं, मैंने सब समझ लिया है, मेरे पीछे सारे भारत की जनता मेरे पीछे खड़ी है, इसलिए मैं जो कहूंगा वही अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं है। गांधी जी निगोशिएट करते हैं, और निगोशिएट कहते हैं गांधी जी को समावेश, गांधी जी समावेशकता के तत्व को अपनी पूरे विचार प्रक्रिया में अपनाते हैं, और इसीलिए अन्यों के हृदय को भी वो जीत लेते हैं। आप इसके संदर्भ में आप देखेंगे, निगोशिएबल जब हम बात करते हैं, समावेशकता की बात करते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो महान सितारे हुए, जो महान हम जिनको तारे कहते हैं, उनमें मैं कहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और डॉक्टर वी डी सावरकर, ये दो व्यक्ति। और उस समय में वो महान, हम उसको महान सितारा नहीं कहेंगे, वो एक जो खलनायक है, लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति को एक बड़े प्रमाण में उसने प्रभावित किया है, वो जिना। ये जो 3 लोग थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर,
डॉक्टर वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और जिन्ना, ये तीन ही भी लोगों ने गांधी जी को कभी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी, कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अम्बेडकर जी गांधी जी को कभी भी गांधी जी या महात्मा गांधी इन शब्दों से कभी भी उन्होंने पुकारा नहीं, वो हमेशा मिस्टर गांधी कहते थे। अब दूसरी बात जो है कि वीडी सावरकर हम जानते ही है, विनायक दामोदर सावरकर जी, उन्होंने भी गांधी जी को कभी महात्मा गांधी या फिर गांधी जी इस शब्द से पुकारा नहीं। और जीना भी कभी गांधी जी को गांधी जी नहीं कहते थे, वो कहते थे कि मिस्टर गांधी, और गांधी जी के विचारों से हर बार उन्होंने असहमति दर्शाई। इसमें मैं जिना की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो तो खलनायक ही है, उनकी कोई प्रासंगिकता हमारे पूरे हम जब स्वतंत्रता के आजादी का अमृत महोत्सव जब मना रहे हैं, उनके विचारों की प्रासंगिकता हमारे परिप्रेक्ष्य में कुछ है नहीं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और वीडी सावरकर, वे हमारे व्यक्तित्व, हमारे कृतित्व और हमारे जो भी नीति निर्धारण के तत्व रहेंगे, कहीं ना कहीं वे आते ही रहेंगे, हमें प्रभावित करते रहेंगे। गांधी जी के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ वो निगोशिएट करते हुए पुना पॅक्ट करते, पुना करार, जिसे ज्याला आपण मराठीत म्हणतो, तर पुना करार करतात, पुणे करार करतात। आणि म्हणजे बाकी त्याला आणखी एक वेगळे एस्पेक्ट्स आहेत, पहलू आहेत आणि वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं त्याचं इंटरप्रिटेशन होत राहिले, उसका बहुत अनेक ढंग से इंटरप्रिटेशन हो रहा है। लेकिन गांधी जी, मेरा यह मानना है, मेरी रीडिंग ये है, गांधी जी पुणे पैक्ट क्यों करते हैं? गांधी मतलब बहुत सारे जो आंदोलन है वो जो हमारे वंचित समाज के आंदोलन है, मैं भी वंचित समाज से ही हूँ। हमारे आंदोलनों में ये कहा जाता है कि गांधी जी ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है, अलग मतदार संघ, वो जो मुसलमानों के लिए उन्होंने मान्य किया, और उन्होंने जो है दलितों के लिए या पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए जो अलग मतदार संघ की जो मांग थी, उस पर वो अड़कर रहे। मेरा ये मानना है कि गांधी जी तब तक समझ चुके थे, खिलाफत मूवमेंट के बाद उनके जो भी अनुभव रहे हैं, उनको ये कल्पना आ गई थी कि जितना भी हम मुसलमानों को साथ में जोड़ते हुए नए इंक्लूसिव राष्ट्र का निर्माण करने की कोशिश करेंगे, हम साथ में लेकर चलने की कोशिश करेंगे, स्वाधीनता आंदोलन के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनमें एक अलगाव का भाव रहेगा। उनको लगता है कि उनकी पहचान कंप्लीटली डिफरेंट है, अलग है, और इसीलिए वो उस बात को उन्होंने उसके साथ संधि कर ली थी। ही हैड मेड अ ट्रूस विद दैट थिंग, उसके साथ उन्होंने उस बात को संधि कर ली थी। त्यासोबत त्यांनी करार केला होता, समजून घेतलं होतं। वंचित समाज के संदर्भ में गांधी जी का ये मानना था कि अलग अगर मतदार संघ रहेगा तो वो, मुझे ये लगता है, एक अलगाव का भाव और दृढ़ होता जाएगा और भारत के विभाजन की शक्तियां और भी प्रभावकारी होती जाएगी, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए गांधी जी ने पुणे पैक्ट करते हुए, निगोशिएट करते हुए, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की महानता है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। वो करते हुए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जगह जो अलग से प्रावधान की जो बात की, जिसके माध्यम से सेपरेट इलेक्टोरेट्स में जो सीट मिलने वाली उससे भी ज्यादा सीटें उसमें देने की जो एक प्रकार से निगोशिएशन हुआ है, मुझे लगता है कि उसमें भारत की अखंडता को कायम रखने के लिए भारतीय जो समाज है, यहाँ पर जो पनपी हुई विचारधाराएं है, हिंदुत्व, हिंदू हिंदू बौद्ध जैन, इन विचारों को साथ रखते हुए भारतीय एकता को और मजबूती उस निर्णय से मुझे प्राप्त हुई। इसलिए गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दोनों भी है, उनके लिए हमें उपकृत रहना चाहिए इस निगोशिएशन पे। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के जैसे राजनीतिज्ञों जैसे नहीं, या आज के जैसे महत्वाकांक्षी लोगों जैसे नहीं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री तो बनाया गया, लेकिन जब भी गलतियां हुई तो वे कभी भी उनकी आलोचना, और बहुत कड़वे शब्दों में आलोचना करने में बाबा साहब कभी भी पीछे नहीं हटे। तो गांधी जी की अनेक प्रकार की आलोचनाएं, आप बीबीसी पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, मतलब उनकी फोटो नहीं है लेकिन उनकी आवाज में एक इंटरव्यू है, उसमें गांधी जी के बारे में अनेक प्रकार के शब्द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हुए दिखाई देते हैं। और 25 नवंबर, भारत को एक दिन पहले, जब भारत को हम
जो संविधान है वो सुपुर्द कर रहे थे बाबा साहब मसूदा समिति के अध्यक्ष के नाते, वो करने के पहले जब बाबा साहब ने वो जो भाषण किया है, उसमें भी गांधी जी का प्रत्यक्ष नाम लिए बगैर हीरो वर्शिप के खिलाफ, या ये जो अनेक प्रकार के आंदोलन गांधी जी के माध्यम से हुए थे, उनको बाबा साहब ने ग्रामर ऑफ अनार्की, वो अनार्की अराजकता का ग्रामर है, व्याकरण है, ऐसा कहा, और उन तत्वों को छोड़ने की भी बाबा साहब ने एक हिदायत जो है राष्ट्र को दी थी। ऐसा होते हुए भी जब मसूदा समिति के मसूदा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब को भेजने की जब बात हुई थी, तो उसमें जहां तक मेरी रीडिंग है, जहां तक मेरे रेफरेंसेस है, महात्मा गांधी जी की जो भूमिका रही है महत्वपूर्ण रही है। इसलिए योगेंद्रनाथ जोगेंद्रनाथ मंडल जी जो थे वो कांग्रेस के थे, तो उनको अपनी सीट छोड़ करके, क्योंकि मुंबई से जो चुनाव था उसमें बाबा साहब हार गए थे, और इसलिए गांधी जी ने ये रेकमेंड किया था कि उन्हीं के कहने पर जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपनी सीट छोड़ी थी, और उससे बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया था। और मसूदा समिति के अध्यक्ष बनाने में भी बाबा साहब का नाम, जो उसका जो रिकमेंडेशन हुआ था, वो गांधी जी की भूमिका जो महत्वपूर्ण थी। अन्यथा नेहरू जी चाहते थे कि, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है अभी, उसके लिए मुझे क्षमा करें, उस समय के जो संविधान के बहुत बड़े जानकार, जो इंग्लैंड के वो ब्रिटिश व्यक्ति थे, ऑथर थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, उनको बुलाने की बात चल रही थी, उनको बुलाने की बात नेहरू जी कर रहे थे। तब गांधी जी ने कहा उनको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, उनसे ही, उनके जैसे ही या फिर उनसे बेहतर हमारे भारत में ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो उनको उसमें रखने की आवश्यकता है। इसकी बात जो कर रहे हैं गांधी जी कर रहे, तो गांधी जी निगोशिएबल। अब दूसरी बात मैं कहूंगा सावरकर जी के संदर्भ में, जब सावरकर जी रत्नागिरी में रहते थे हाउस अरेस्ट में, उनको हाउस अरेस्ट में जब रखा गया था, पर छोटे मोटे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने की जो है सावरकर जी को अनुमति ब्रिटिश सरकार ने दी थी। उसी समय जो सप्तबंदी की कल्पना जो है, मतलब रोटी बेटी बेटी रोटी बंदी बेटी बंदी, जो मंदिरों में बंदी थी, या फिर समुद्र उल्लंघन पर जो बंदी थी, इस प्रकार की जो भी बंदियां थी, उसके खिलाफ एक कंस्ट्रक्टिव, एक रचनात्मक कार्यक्रम सावरकर जी चला रहे थे। उसी दौरान गांधी जी एक बार रत्नागिरी गए थे, एक सभा को वो वहां पर संबोधित करने के लिए। वहां पर जब वे गए थे, तो उन्होंने सावरकर जी से मिलने की इच्छा जताई गांधी जी। सावरकर जी गांधी जी से संबंध में उनके विचार बहुत सकारात्मक नहीं थे, और वो मिलना नहीं चाहते थे। वो कहते कि गांधी जी जो सोचते वो मैं नहीं सोचता हूँ, उनके विचारों में और मेरे विचारों में कोई मेल नहीं है, इसलिए मिलने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो गांधी जी ने कहा ठीक है। तो फिर गांधी जी ने सभा को संबोधित करना शुरू कर दिया। तो गांधी जी सभा को संबोधित करते हुए शुरुआत में उन्होंने कहा कि जब भी मुझे रत्नागिरी में आने का मुझे अवसर प्राप्त होता है, अक्सर तो नहीं जाते थे, लेकिन वो वहां पर जब गए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे दो चीजों का आकर्षण जो है रत्नागिरी में यहाँ पर प्रतीत होता है। तो पहली बात तो है कि ये जो विशाल सागर जो है, जिसके किनारे पर रत्नागिरी बसा हुआ है, इस विशाल सागर का मुझे आकर्षण है। और इस विशाल सागर से भी विशाल जो है, जिनका हृदय है, दूसरा जो मेरा आकर्षण है, वो विनायक दामोदर सावरकर जी जो यहाँ पर रहते हैं, उनका आकर्षण मुझे, उनके मिलने का आकर्षण मुझे रहता है। इसलिए मुझे यहाँ पर आने की बार बार इच्छा होती है। मेरे दो आकर्षण है रत्नागिरी में। अब ये जब सुना, तो सावरकर जी के कुछ अनुयायी भी उस सभा में थे, तो वे गांधी जी के पास चले गए। उन्होंने कहा कि वे तो म्हातारा म्हणतोय की ह्या सागरापेक्षा विशाल ज्यांचं हृदय आहे सावरकरजी, त्यांना पण भेटण्याची मला, म्हणजे त्यांच्याबद्दल पण माझ्या मनात फार मोठं आकर्षण आहे, असं काहीतरी तो म्हातारा म्हणतोय। अब जो वो ऐसा जब कहा, तो सावरकर जी ने कहा है, वो तो पिघल गए, मतलब पिघलना ही है। और उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, मिलेंगे। और वो 1 डेढ़ घंटे की जो उनकी जो मीटिंग हुई थी, अन्यथा सावरकर जी मिलना नहीं चाह रहे थे। तो इस प्रकार से गांधी जी में एक निगोशिएबल कैपेसिटी थी, ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो हम एन में से एन जो है नेगोशिएबल की बात की। डी जो है डिलीजेंट, मतलब हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले गांधी। गांधी जी जब सेवाग्राम के आश्रम में आए थे, तो विदित चक्रवर्ती कहते हैं, उनके जो रीडिंग के आधार पर, मैं उन्हीं के भाषण से रेफरेंस लेते हुए बात कह रहा हूँ,
वे कहते हैं कि जब गांधी जी सेवाग्राम में रहते थे, तो सेवाग्राम में रहते थे तो वहां पर एक तो बहुत ज्यादा मच्छर है, अ, बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा मच्छर निकलते हैं। तो गांधी जी क्या करते थे कि दो बेड जो है, एक अंदर अपनी कुटिया की, जो उनकी जो कुटिया थी सेवाग्राम आश्रम में, अंदर एक बेड रखते थे और एक बाहर बेड रखते थे। तो बाहर के बेड पे वो, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है उन दिनों में, तो मई जून जुलाई और अगस्त के इन जो दिनों में है, तो हमारे विदर्भ में एक प्रकार गर्मी तो होती ही है, एक ह्यूमिडिटी, जो उमस का समय होता है, तो अंदर गर्मी लगती थी, इसलिए गांधी जी अंदर नहीं सोते थे, बाहर सोते थे। लेकिन बाहर सोते हुए भी हर दिन वो क्या करते थे कि मच्छर ना काटे, इसलिए वो पूरा मिट्टी का जो तेल है वो पूरे शरीर में मलते थे, ताकि मच्छर उनको ना काटे। तो वो कभी, लेकिन कभी बरसात भी हो जाती है उन दिनों में, जून जुलाई के दिनों में तो बरसात भी हो जाती है, तो बरसात जब आती है तो अंदर जाकर सो जाते हैं, और बरसात नहीं होती तो वो बाहर सोते हैं। तो इस प्रकार से मच्छरों से बचने के लिए वो मिट्टी का तेल का इस्तेमाल करते। अच्छा, ये सब होते हुए भी गांधी जी हर दिन 4 बजे उठने का उनका जो नित्य नियम था, उसमें कभी भी कोई अ, उसमें कोई खंड पडला नाही त्यामध्ये, उसमें कोई भी जो गैप है वो नहीं आई। और जब भी वो 4 बजे की प्रार्थना सभा में जो वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराई जाने रे, या फिर उनकी प्रार्थनाओं में रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये जो बातें वो कहते थे, वो जो प्रार्थना सभाओं में 4 बजे की सुबह की प्रार्थना में वो कभी भी उन्होंने ज्ञाप नहीं। अच्छा, इसी के साथ में, और जब भी वो गए, इससे वो कभी भी थके हुए या अधनींद नहीं दिखे, वो हमेशा हमेशा पूरी नींद उन्होंने ली है, इस प्रकार से फ्रेश दिखे, मतलब उनके व्यक्तित्व में जो उन्होंने काम हाथ में लिया था, उस बात को लेकर के उनके मन में जो एक दृढ़ प्रेरणा थी, वो प्रेरणा बिल्कुल कायम थी, इसलिए वो सतत कार्यरत रहे। अब गांधी जी के अनेक जो प्रकाशन हुए, तो एक गांधी जी की जितनी भी राइटिंग्स है और स्पीचेस को साथ में जोड़ करके जो प्रकाशन किए गए, 4 वॉल्यूम्स में गांधी जी के विचारों को प्रकाशित किया गया। प्रत्येक वॉल्यूम 400 पन्नों का है, 400 पेजेस का। हम सोच सकते हैं कि गांधी जी ने नवजीवन हुआ या हरिजन हुआ, या जिस प्रकार के पेपर्स उन्होंने चलाए, जो भी स्पीचेस दी, जितने पत्राचार उन्होंने किए, तो वो 4 वॉल्यूम्स में, और ईच वॉल्यूम कंटेन्स 400 पेजेस। ये ध्यान में रखने की कि उन्होंने कितना विपुल लेखन किया होगा, इतने विपुल अध्ययन भी किया है, मतलब इतनी कार्य व्यस्तता के बावजूद भी गांधी जी सतत कार्यरत रहे, तो वो डिलीजेंट थे। गांधी जी के हमें याद होना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ छात्र भी हमें सुन रहे हैं, तो गांधी जी ने जो मुख्यतः जो किताबें लिखी, 2 किताब और 2 बुकलेट्स जिसे कहते हैं, एक तो जो 2 किताबें हैं उनको हम उनका आत्मचरित्र कहेंगे, ऑटोबायोग्राफीज कहेंगे। एक तो है कि मेरे सत्याग्रह के प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, और अफ्रीका में रहते हुए अफ्रीका के अनुभवों के आधार पर उन्होंने सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये 2 किताब, जो किताबें हैं उनके आत्मचरित्र उन्होंने खुद ने लिखे हैं। और जो 2 बुकलेट्स है, जो गांधी जी के विचारों को समझने में हमें बड़ी एक प्रकार की सहायता भी करते हैं। एक उनमें से एक मैं कहूंगा हिंद स्वराज, जो प्रमुख उनकी किताब है। और एक किताब जिसके बारे में अक्सर हम कम जानते हैं, वो है की टू हेल्थ। में हेल्थ के संदर्भ में उन्होंने जो भी खुद पर जो प्रयोग किए थे, उसके संदर्भ में उन्होंने लिखा। तो ये इसके आधार पर उनकी कार्य व्यस्तता, सतत कार्यरत रहना उनका जो है, सतत, ये जो सतत कार्य करने की उनकी जो प्रवृत्ति है, उसके आधार पर हम डी जो है, GAND, डी, इसको हम डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग गांधी जो है वो दिखाएंगे। चौथी बात है हम्बल। गांधी जी हम्बल थे, वो विनम्र थे, जिनको जो महत्व मिलना चाहिए उसको वो महत्व देने में कभी भी पीछे नहीं हटते। इसके संदर्भ में एक बात कही जाती है, जब लॉर्ड रीडिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड रीडिंग, उनको मिलने गांधी जी, जो आज जो प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन, में से बहुत सारे लोग वहां पर चले गए होंगे, कितना विशाल राष्ट्रपति भवन है। उस राष्ट्रपति भवन में भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते थे। और वो जो साउथ अवेन्यू और नॉर्थ अवेन्यू, साउथ अवेन्यू में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और नॉर्थ अवेन्यू में मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की जो मिनिस्ट्री होती है, 6 मंत्रालय जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है किसी भी कैबिनेट के। तो उन मंत्रालयों में उनके कुछ सहकारी जो लोग थे, उनका जो एडवाइजरी बोर्ड हुआ करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, वो, और पार्लियामेंट उसके साथ नजदीक जुड़ी हुई है दिल्ली में, और दिल्ली की जो मुख्य दिल्ली जो है मेन दिल्ली, तो वहां पे गवर्नर जनरल रहा करते थे। तो गवर्नर जनरल के और उस कार्य का मुख्य जो केंद्र हुआ करता था तब, वो गवर्नर जनरल का ऑफिस और उनका निवास था, जो प्रेसिडेंट हाउस है वहां पर। तो गांधी जी वहां पर एक बार लॉर्ड रेडिंग को मिलने गए। जब लॉर्ड रेडिंग को गांधी जी जब मिलने गए, तो वहां पे एक कुर्सी पड़ी थी। तो गांधी जी क्योंकि दिन भर काम करने की वजह से थोड़े थक गए थे, तो कुर्सी जो थी, क्योंकि गवर्नर जनरल ने आते ही तो बुलाया नहीं अंदर, कुछ समय के लिए उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो प्रतीक्षा करने के लिए क्योंकि गांधी जी थोड़े थके हुए थे, तो वो कुर्सी पर बैठे। अब गांधी जी कौन है वहां, उसके बारे में वहां के जो जो चपरासी था, मतलब जो अपॉइंटमेंट, किनको अंदर जाने देना है, कब नहीं जाने देना है, इसके बारे में देखने वाला जो चपरासी था वहां पे, वो व्यक्ति की जो कुर्सी थी, उस कुर्सी पर गांधी जी बैठ गए। अब वो कुछ भी हो, चपरासी ही क्यों ना हो, हम देखते हैं कि कलेक्टर साहब के ऑफिस के बाहर बैठने वाले जो चपरासी होते कितने तनकर चलते, तो वैसे भी वो भी अपना, उनके पास भी अपना थोड़ा सा ईगो था ही। तो गांधी जी जब उसकी कुर्सी पर बैठे, तो वो गांधी जी पर चिल्लाए और कहा कि ऐसे कैसे बैठ जाते हो तुम यहाँ पर, ये मेरी कुर्सी है। गांधी जी उठ खड़े हुए और उन्होंने क्षमा याचना की, कहा कि ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ा सा मेरी उम्र भी हो चुकी है, मैं थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा थक गया था, इसलिए बैठ गया, मुझे क्षमा करें। ठीक है, बात वहां पर निपट जाती है। अब जब गांधी जी अंदर चले जाते हैं और लॉर्ड रीडिंग को मिलते हैं, एक अच्छी डिस्कशन होती है, लॉर्ड रीडिंग उनके उनके ऑफिस के दरवाजे तक छोड़ने आते हैं, तब वो जो चपरासी है, ऐसा तो जो गवर्नर जनरल है उतना तो करते नहीं है, लेकिन गांधी जी कोई बड़े आदमी होंगे, तो वो चपरासी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पूछता है, महाराजा कौन है?" तो गांधी जी कहते हैं कि मैं M.K. गांधी हूँ, मोहनदास करमचंद गांधी हूँ। तो मतलब मोहनदास करमचंद गांधी मतलब आप गांधी जी है क्या? क्योंकि गांधी जी के बारे में तब तक तो एक भारत भर में गांधी जी फैल तो गए थे, एक नेता के नाते गांधी जी का स्वीकार तो हो गया था, लेकिन क्योंकि वो बेचारा वो चपरासी था, उसको इन सब चीजों से क्या मतलब, उसका एहसास नहीं था उसको। तो उन्होंने, आप गांधी जी है क्या? हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ मैं गांधी जी हूँ। तो फिर वो उनके पैरों में पड़े और कहा कि मुझे मुझे क्षमा करिए, मैंने ऐसे कहा, मैंने वैसे कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत उसके लिए शर्मिंदा हूँ। तो गांधी जी ने कहा, नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये तो मुझे भी समझना चाहिए कि भाई आप दिन भर यहाँ पर खड़े रहते हैं, आप सबको आने जाने के लिए करते हैं, आप तो आपको बैठना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं भी थक गया था इसलिए बैठा, मुझे भी क्षमा मांगनी चाहिए। इससे पता चलता है कि गांधी जी जो है हम्बल है। मतलब हमारे जीवन में जो छात्र हमें सुन रहे हैं, उन्हें क्या सीखना चाहिए गांधी जी के जीवन से, तो गांधी जी हम्बल थे। इसी श्रृंखला में एक और बात बताऊंगा कि जब गोलमेज परिषद, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो डिस्कशंस चल रहे हैं, तब गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व एक प्रतिनिधि के नाते लंदन में गए थे, तो वहां पर वो 1930, 31, 32 का जो समय था, पहली गोलमेज परिषद में गांधी जी सम्मिलित हुए और तीसरी गोलमेज परिषद में, मुझे लगता है तीसरी गोलमेज परिषद की बात है। बहुत सारे नेगोशिएशंस तो बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं हो रहे, पर गांधी जी गए थे। गांधी जी की थोड़ी सी नाराजगी भी थी, लेकिन अब वो जो वहां तब के जो राजा थे वहां के, किंग जॉर्ज फिफ्थ, उन्होंने जितने भी भारत से आए हुए प्रतिनिधि है, अनेक सारे प्रतिनिधि गए, बाबा साहब भी वंचित समाज का नेतृत्व करने वहां पर गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मुझे लगता है कि वे मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने के लिए, इस प्रकार से जो भारत के अनेक सारे समुदाय थे, उनके प्रतिनिधियों को वहां पर बुला करके वो सारी चर्चाएं चल रही थी कि इस प्रकार से भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, या बाकी अन्य प्रकार की जो भी चर्चाएं थी वहां पर होनी। अब उनके सम्मान में या फिर उनको बुलाने के लिए बकिंगहैम पैलेस जो है वहां का, बकिंगहैम नाम का जो राजवाड़ा है वहां का, राजाओं का, रानी का, तो उसमें एक पार्टी आयोजित की गई थी। अब इस पार्टी में अब किसको किसको बुलाया जाए उसका लिस्ट बनाया जा रही थी। उस समय उस सारे प्रोग्राम का जो आयोजन है, तब सर सैमुअल ओर्ड करके, जो इन द मिनिस्टर इन ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर इंडियन अफेयर्स, भारत एक कॉलोनी थी अंग्रेजों की,
तो भारत के जो भी अफेयर्स है, भारत के जो भी मामले है, भारतीय मामलों को संभालने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर हुआ करता था। तो मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट हुआ करते थे, वो उनका नाम था सर सैमुअल ओर। वो उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में, उनके मेमोयर्स जो रिटायर होने के बाद अपने मेमोयर्स लिखते हैं, उन्होंने उसमें लिखा है, इस प्रसंग का वर्णन किया। तो गांधी जी को बुलाने की बात चल रही थी। अब गांधी जी के जब बुलाने की बात चल रही थी तो राजा कह रहे थे कि ठीक है बुला रहे हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सैमुअल ओर को उन्होंने कहा, सर सैमुअल ओर को, कि भाई ठीक है बुला तो रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो उनको गांधी जी को विंस्टन चर्चिल, क्योंकि गांधी जी जब भारत में आए और भारत की परिस्थितियों का देखा, तो गांधी जी पंचा पहनने लगे, छोटे से कपड़े। और जब भी वो यूरोप में भी जाते थे या फिर जहां भी विदेश की यात्रा पर जब जाते थे, तो पूरे कपड़े पहन करके सूट बूट टाई टू में नहीं जाते थे। गांधी जी जिन कपड़ों को उन्होंने परिधान किया था, उन्हीं कपड़ों में वे जाते थे, उन्हीं कपड़ों में वहां पर रहते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको गांधी जी को तो बुला रहे हो, ये ठीक बात है, यू आर इनवाइटिंग मिस्टर गांधी, दैट्स अ गुड थिंग, नो प्रॉब्लम, but I would not want him to attend the party with that, this half naked clothes। वो हाफ नेकेड फकीर बन के यहाँ पर जो है, अर्धनग्न फकीर, जो विंस्टन चर्चिल गांधी जी को कहते थे, गांधी जी का गुस्सा करते थे विंस्टन चर्चिल, तब के प्राइम मिनिस्टर जो थे इंग्लैंड के, तो हाफ नेकेड फकीर कहते थे उनके। तो आई वुड नॉट वांट दैट हाफ नेकेड फकीर इन हिज रेगुलर क्लोथ्स टू अटेंड माय पार्टी। मेरी पार्टी इस प्रकार के कपड़ों में आकर के वो अटेंड करे, ऐसा बिल्कुल मुझे मंजूर नहीं होगा। क्योंकि बकिंगहैम पैलेस का एक एक ये है, एक उनकी रीति है, उनका एक फॉर्मेलिटी है कि वहां पर जब भी जाएगा तो पूरा जो फॉर्मल ड्रेस है, कोट टाई हैट वगैरह सब पहन करके जाना है। तो सर सैमुअल और को ये तो बुरी बात लगी। उनको ये पता था कि गांधी जी कभी भी टाई टू ये सब चीजें पहनकर तो आने वाले हैं नहीं। अब इतनी ठंड में जब वो पूरे उतने ही कपड़ों में आ रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ पार्टी के लिए वो थोड़ी ना वो टाई टू और कोट और वो हैट वैट पहन करके जाएंगे। तो कहाँ की, ऐसा नहीं संभव है। तो फिर भी गांधी जी को एक निमंत्रण दिया गया कि आप आमंत्रित है इस पार्टी में। गांधी जी ने कहा कि गांधी जी ने भी पत्र लिखा, कहा कि मुझे आपने आमंत्रण दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं मेरे रेगुलर क्लोज में, मेरे जो नियमित मैं कपड़े पहनता हूँ उन्हीं क्लोज में मैं आपकी मीटिंग पार्टी को अटेंड करने आ जाऊंगा। अब क्योंकि वो राजा तो तैयार नहीं थे, लेकिन गांधी जी को अगर नहीं बुलाया जाता, क्योंकि गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि, मतलब भारतीय बड़े समुदाय के प्रतिनिधि के नाते वहां पर गए थे, उस पार्टी का कोई मतलब ही नहीं बनता अगर गांधी जी वहां पर अटेंड नहीं करते। तो फाइनली जो भी उनको समझाया गया किंग जॉर्ज फिफ्थ को, और वो मान गए कि गांधी जी आ जाए। गांधी जी चले गए। गांधी जी जब चले गए बकिंगहैम पैलेस में, तो वो जो राजा है किंग जॉर्ज फिफ्थ, गांधी जी के वो जो नग्न पांव थे, क्योंकि पंचा पहनते थे नीचे तो ऐसे अर्धनग्न ही पांव दिखते थे, तो वो जो उनके जो पांव है, उनके नीचे का जो हिस्सा है, उसको बड़ी घृणा से देख रहे थे। ही वॉज लुकिंग एट गांधीज बेयर नीज विथ ट्रेपिडेशन, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने ट्रेपिडेशन से, घृणा से, एक प्रकार से मतलब अनिच्छा से वो देख रहे थे। सर सैमुअल और बेचारे डर गए थे, क्योंकि पूरी पार्टी का आयोजन करने में उनकी सारी उनका था, उनकी ये कल्पना थी कि कार्यक्रम ठीक से चले, वो कुछ गलत गड़बड़ होने वाली है, इस बात को लेकर के वो अंदर से एक प्रकार से डर गए। अब ये सारी चीजें हो गई, अब चर्चा हो गई, गांधी जी ने जो भी पार्टी में छोटा मोटा जो भी खाया होगा, गांधी जी ज्यादा खाते नहीं थे, तो गांधी जी को वो जब फिर ये सारी पार्टी खत्म, जब गांधी जी जल्दी ही निकल रहे हैं, तब गांधी जब पैलेस से बाहर निकल रहे हैं, तब किंग जॉर्ज फिफ्थ जो है गांधी जी पर चिल्लाए, रिमेंबर मिस्टर गांधी, आई वोंट हैव एनी अटैक्स ऑन माय ऑफिसर्स इन इंडिया। वो कहते हैं कि गांधी जी याद रखो कि भारत में कोई भी मेरे अधिकारियों पर जो अटैक हो रहे हैं, उस प्रकार का अटैक मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। अब सैमुअल होर की जो डर का जो ये था, फीलिंग्स थी, उनकी भावनाएं थी, और ज्यादा गहरी हो गई। अरे अब तो बड़ा यहाँ पर लड़ाई होगी सारा पार्टी का, तो पार्टी हम जो भी कह रहे थे, या फिर जिस प्रकार से एक सामंजस्यतापूर्ण वातावरण बनाने के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, अब ये तो सब पानी फेर जाएगा कि ये धरे पर। लेकिन गांधी जी पीछे मुड़ते हैं, हंसते हुए कहते हैं, योर मैजेस्टी, आफ्टर रिसीविंग योर मैजेस्टीज हॉस्पिटैलिटी, I would not like to be drawn into political argument। गांधी जी कहते हैं कि महाराज, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, सम्मान दिया, इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की,
अब इसमें उल्लासपूर्ण वातावरण में ये राजनीतिक चर्चा क्या करनी है, कभी और बात कर लें। तो सर सैमुअल ओर्स ने इस उदाहरण को अपने जो मेमोयर्स उन्होंने किताब लिखे हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि गांधी जी, उन्होंने लिखा है कि वो एग्जैक्ट शब्द है, व्हाट एन एक्सक्विजिट मैनर्स द अनवर्ल्डली पोजेस्ड। इसका मतलब क्या, अनवर्ल्डली मतलब इस विश्व के किसी भी चीज में कोई रुचि नहीं रखने वाला वो जो साधु है, वो व्यक्ति है, वो जो इन सब चीजों से परे आगे बढ़ गया है, वो व्यक्ति कितने सुंदर मैनरिज्म, कितने सुंदर शिष्टाचार जो है उनके उन्होंने अपने जीवन में अपनाए थे। मतलब उन्होंने कहा कि एक बिल्कुल अनहोनी जो होने वाली थी या बिल्कुल क्या कहते अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट्स होने वाले थे, उसको कितने सरलता से गांधी जी ने टाल दिया था। तो गांधी जी कहाँ मतलब हम्बल थे, कहाँ आवाज निकालनी है, कहाँ बोलना है, कहाँ मुंह खोलना है, कहाँ नहीं खोलना है, इसका तारतम्य उनके जीवन में, गांधी जी के जीवन में। और अंतिम बात जो है, गांधी जी इंक्विजिटिव थे। गांधी जी नई चीजें जानने की कल्पना करते। तो ये जो हमने कहा कि GANDHI, गांधी, ये जो है ये एक्रोनिम है। तो वो उसमें G फॉर जेंटल, A फॉर अकोमोडेटिव, N फॉर निगोशिएबल, D फॉर डिलीजेंट, H फॉर हम्बल, I फॉर इंक्विजिटिव। ये हमें गांधी जी के पूरे, उन्होंने वो जो, मुझे लगा कि मैं आपसे जब संवाद कर रहा हूं तो मुझे इसका जिक्र करना चाहिए, क्योंकि मुझे वो पसंद आया गांधी जी को समझते हुए इन चीजों को हम देखते हैं। अब गांधी जी के बारे में हम जब भी सोचते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, 1918 के समय में गांधी जी का उदय जो है भारतीय राजनीति में होता है। तो हम अगर गांधी जी को देखने की कोशिश करें तो गांधी को हम देखेंगे कि गांधी एमर्जेस एज द यूनिफायर ऑफ इंडिया, भारत के एकत्रीकरण का एक जो महान नेता है गांधी जी, उसके प्रकार से उभरते। वो कैसे, गांधी जी 1918 में जब आते हैं तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु जिनको हम मानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले पुणे के, उन्होंने गांधी जी को कहा कि देखो गांधी, आप तो आ गए हैं लेकिन ये कोई साउथ अफ्रीका नहीं, आपने जो भी साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के बाद आए, किसी को कुछ कहना है? उनका वीडियो है, अच्छा, कोई मतलब जो भी सवाल होंगे, जो भी प्रश्न अगर आपके पूछने होंगे, तो मुझे लगता है कि मैं जब बोलना समाप्त कर दूं तो फिर आप मुझे वो सवाल पूछें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में तो मैं कंटिन्यू करूं? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना सभी लोग? यस, वेरी मच। अच्छा जी, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो हाँ, तो गांधी जी को मैं कह रहा था कि गांधी आज द यूनिफायर, गांधी एकत्रीकरण के नेता, एक महान नेता। कैसे, मैंने कहा कि 1918 में भारतीय राजनीति में गांधी जी का उदय होता है, गांधी जी उभरते हैं। तो साउथ अफ्रीका से गांधी जी 1918 में जब वापस आते हैं भारत में, तो सबसे पहले जो है उनके राजनीतिक गुरु थे जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे, उनसे गोपाल कृष्ण गोखले जी से गांधी जी मिलते। तो गांधी जी मिलने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी उनको एक सलाह देते हैं, समझ देते हैं, कहते हैं कि देखो गांधी जी, आप गांधी जी नहीं कहते होंगे, गांधी कहते होंगे, मोहनदास कहते होंगे, देखो मोहनदास, आपने जो भी साउथ अफ्रीका में किया है उसका परिप्रेक्ष्य, उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अलग। भारत में अगर आपको काम करना है, भारत, तो सबसे पहले बात है कि भारत के समाज को आसेतु हिमाचल, कच्छ से कामरू तक, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक तुमको भारत को समझना पड़ेगा। तो गांधी जी भारत भ्रमण पर निकल, और इस संदर्भ में पहला जो उनका जो आंदोलन होता है गांधी जी का, भारत को जब भी भारत में जब गांधी जी आए, तो सब पहला जो आंदोलन है हम कहेंगे कि चंपारण। चंपारण क्या था कि वहां पर नील की जो खेती करने के लिए एक प्रकार से गांधी जी उनको कंपेल किया जा रहा था वहां पर किसानों को, बिहार का चंपारण, या फिर उस समय जो बंगाल प्रेसिडेंसी का जो भी ये इलाका था, बिहार और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा भी है उसमें, वहां के किसानों पर जो ब्रिटिश किसान थे, ब्रिटिश बड़े बड़े किसान थे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रैक्टर्स हम जिनको कहेंगे, वो उन पर क्या उगाना चाहिए इसके कंपेल कर रहे थे।
तो वो जो उनकी जो प्रॉफिटेबल जो भी उनके जो उत्पादन थे वो न किए बगैर, क्योंकि नील की आवश्यकता इंग्लैंड के व्यापारों के लिए थी, इसलिए नील का उत्पादन करने के लिए उनको कंपेल किया था, जिसके कारण एक प्रकार से जो आर्थिक शोषण जो है उनका वहां के किसानों का हो रहा था, उसके खिलाफ वहां पर आवाज भी उठी थी। किसान गरीब होते चले जा रहे थे, भूखमरी बढ़ती जा रही थी इसके पक्ष में, और इसीलिए गांधी जी को बुलाने के लिए गांधी जी को बुलाया गया। उसमें राजन शुक्ला नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को चंपारण को भेंट देने का आमंत्रण दिया था। जब गांधी जी वहां पर गए तो वहां के जो कलेक्टर थे, बॉब टेरेंस नाम के जो कलेक्टर, उन्होंने कि तो उनको गांधी जी को रोकने के लिए कहा गया, तो वो वहां पर चले गए। अब उनको लगा कि कौन गांधी है, कैसा गांधी है, चलो ठीक है 8-10-100 लोग आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गांधी जी जब वहां पर गए तो लाखों की भीड़ में लोग, जो किसान हैं, लोग वहां पर जुट गए। अब ये जो बॉब टेरेंस है वो आयरिश व्यक्ति थे, आयरिश अधिकारी थे, बहुत उम्र से 25-26 साल के ऑफिसर थे, क्योंकि तब वो आईसीएस के जो इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी हुआ करते थे। बहुत कम उम्र में ही उनका चयन हुआ करता था। तो वे जो उन्होंने देखा कि अरे, मैंने सोचा था कि बहुत ज्यादा लोग तो आएंगे नहीं, आप इजीली उनको क्राउड को कंट्रोल कर पाएंगे, यहाँ पे तो मीटिंग यूज हजारों की करते संख्या हैं। में लोग वहां पर जुड़ गए हैं। तो गांधी जी ने कहा कि जब वो बॉब टेरेंस कहते कि हम जब गए तो गांधी इतनी बड़ी भीड़ में जो किसान है वहां पर आए थे, और उन्होंने अपने आत्मचरित्र में लिखा है कि एक तो है कि मैं सरप्राइज हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि भाई इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा नाराज भी हो गया था, मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि जो व्यक्ति को देखने के लिए इतने सारे लोग, जिसकी आवाज पर इतने सारे लोग वहां पर आए थे, तो उस व्यक्ति को मैं देख नहीं पा रहा। तो गांधी उन्होंने फिर बाद में अपने मेमोइर्स में लिखा कि गांधी जी को सिर्फ गांधी जी को देखने नहीं आए थे, वे लोग जो आए थे वो गांधी जी में अपना एक लिबरेटर देख रहे थे, अपने एक मुक्तिदाता के रूप में गांधी जी को वो देख रहे हैं। तो गांधी, मैं जो कह रहा था कि मैं जो पहली बार गांधी जी एज द यूनिफायर, भारत के एकत्रीकरण, भारत को एकत्रित करने वाले, एक विशाल आंदोलन को खड़ा करने वाले एक महान नेता के रूप में गांधी जी उभरते हुए हमको दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह है कि गांधी जी जब दांडी मार्च पे निकले थे, तो गांधी जी सीधे जाकर के दांडी के मार्च पर जो उचलले सतू मिठ मुठ भर साम्राज्याचा खचला पाया, असं आपण जे म्हणतो कवितांमध्ये, उचलले सतू मिठ मुठ भर साम्राज्याचा खचला पाया। एक मुट्ठी भर जो नमक है आपने उठाया और साम्राज्य का जो वो जो फाउंडेशन है, उसका जो नींव है वो ढह गई। हाथी धरून झाडू तू मार्ग झाडलासी, स्पर्शे तुझ्या महात्म्या ये थोरवी श्रमाची। हाती धरून झाडू तू मार्ग झाडलासी आणि स्पर्शे तुझ्या महात्म्या, महात्म्या तुझ्या स्पर्शाने श्रमाची जी थोरवी है ती येते। तो वो जो दांडी मार्च पे जब निकले थे तो उनके सिर्फ 9 सहकारी उनके साथ जुड़े थे। अब जो वो 200 किलोमीटर की जो जर्नी करते हुए साबरमती आश्रम से दांडी जब पहुंचे समुद्र किनारे पर, और मुट्ठ भर वो नमक जो है उन्होंने उठाया, तो उस तब तक लाखों की संख्या में लोग जुड़ गए। गांधी जी चलते क्यों गए, और ये कहा जाता है गांधी जी जब चल रहे थे, बाकी उनके अनुयायियों में उनकी दमछाक हो रही थी, गांधी जी तब बूढ़े हो चुके। उनको हम सोचेंगे कि उनकी प्रेरणा, लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या हो, उनकी प्रेरणा क्या होगी। तो जो भी कार्य अगर हम हाथ में लेते हैं, उसकी प्रेरणा अगर हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर जाती है, तो हमारी उम्र क्या है, हम कितने थके हुए हैं, या हमारी शारीरिक सामर्थ्य जो है वो उसमें स्फुरण आ जाता है, वो मल्टीप्लाई होता है, उसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। तो वो जो दांडी मार्च में चलते जाते हैं गांधी जी, और वो नेतृत्व प्रदान करते, तो उसमें वो लोगों को जोड़ रहे हैं, यूनिफाई कर रहे हैं, आंदोलन में जोड़ने के लिए गांधी जी यूनिफाई करते हुए। इसी के साथ में जहां जहां वो जो उनके आश्रम, गांधी जी ने साबरमती के संतत्व में तूने कर दिया कमाल, ये जो गाना हम सुनते हैं ना, तो साबरमती का आश्रम है। उसके बाद में वे सेवाग्राम में आते हैं। ये अनेक जगह पर अनेक प्रकार के आश्रम प्रवास तो कर ही रहे थे, आंदोलन तो कर ही रहे थे, लेकिन भारत के विविध हिस्सों में आश्रम निर्माण करते हुए वहां पर कुछ समय वो रह रहे हैं, तो वो भारत के सभी लोगों को आंदोलन में जोड़ रहे हैं। और
भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को, उसको राष्ट्रीय स्वरूप जो है उसको वो प्रदान करते हुए हमको दिखाई देते हैं। इसलिए गांधी को एक यूनिफायर के रूप में, एक एकत्रीकरण करने वाले के रूप में भी हम देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज के समय में हम जब भी देखते हैं तो विश्व में हम जहां जहां देखेंगे तो कितनी सारी हिंसा है, कितना सारा अत्याचार आज इस विश्व में फैला हुआ है। हाल ही के दिनों में हमने देखा अनेक जगह पे बॉम्बिंग हो रही है, अनेक जगह पे हमने आईएसआईएस जो है क्या इस्लामिक स्टेट की जो बात हो रही, सीरिया, लीबिया, या जहां जहां जिस प्रकार से लोगों को मारा जा रहा है, पश्चिम में भी इस प्रकार से हिंसा हो रही है, वो दिख रही है हमको। अब यहाँ पे जो अफगानिस्तान में हुआ रिसेंटली, अब इस प्रकार की हिंसा प्रभावी जब हो रही है, इस हिंसा के साथ में, क्योंकि बहुत सारी जो हिंसा है, लेकिन इस हिंसा तो वो मैं कहता हूं कि ये हिंसा छोटी है। दूसरी हिंसा जो हमारे संरचनाओं में, सामाजिक, राजनैतिक, हमारी जो पूरी परिप्रेक्ष्य, उस संरचनाओं में जो न दिखने वाली जो हिंसा है, उस न दिखने वाली हिंसा को भी हमें समझने की आवश्यकता है। भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल के एक भाषण में इतने में ही उन्होंने कहा कि अब ये 4th जनरेशन वॉर्स जो है, ये जो चौथी पीढ़ी के जो युद्ध, प्रॉक्सी वॉर्स हम जिनको कहते हैं, ये जो नकली युद्ध किए जा रहे हैं, वो डायरेक्टली अभी मिलिट्री भेज करके सीमाओं पर लड़के युद्ध नहीं हो रहा है। वहां की सामाजिक आर्थिक समतोल को कैसे बिगाड़ा जाए, वहां पर असंतोष का वातावरण कैसे निर्माण किया जाए, इस प्रकार से जो फोर्थ जनरेशन वॉर्स जो है, प्रॉक्सी वॉर्स होते हुए हमको दिखाई देते हैं। क्योंकि लेकिन वो क्यों होते हैं? हमारे समाज के, राष्ट्र के शत्रुओं को वो मुद्दा क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है, जो दिखती नहीं है वो, लेकिन संरचनाओं में वो वायलेंस है। जैसे मुझे कोई थप्पड़ मारे तो वो दिखेगी क्योंकि वायलेंस है, मुझे मारा उसने थप्पड़। लेकिन मेरी क्षमता आईएएस ऑफिसर बनने की है, मैं जब 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे पिताजी बहुत गरीब है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, एक चपरासी बनकर रह जाता हूँ। जो आईएएस बनने वाला व्यक्ति था वो चपरासी बनकर रह गया। ये भी एक हिंसा है जो दिखती नहीं है। सामाजिक संरचनाएं हमारे पोटेंशियल को रियलाइज करने से हमें जो रोकती है, ये जो हिंसा है जो दिखती नहीं है लेकिन है, उसको स्ट्रक्चरल वायलेंस कहते हैं, लैटेंट वायलेंस जिसे कहते हैं। इसके संदर्भ में जो पीस स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस में जो हम में से जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर से हम जानते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में प्रोफेसर जॉन गैल्टुंग नाम के एक नॉर्वेजियन फिलोसोफर है, उनका काम महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो शांति के, पीस के विविध पहलुओं पर अभ्यास किया। तो उन्होंने, एक तो है कि डायरेक्ट वायलेंस जो प्रत्यक्ष हिंसा है जो दिखती है, और इनडायरेक्ट या लैटेंट वायलेंस जिसको वो स्ट्रक्चरल वायलेंस कहते हैं, जो अप्रत्यक्ष हिंसा है जो दिखती नहीं है लेकिन समाज में मौजूद है, वो अप्रत्यक्ष या फिर स्ट्रक्चरल वायलेंस जो संरचनाओं में मौजूद हिंसा है, वो हिंसा की बात करते हैं। तो गांधी जी को हम जब भी देखते हैं तो गांधी जी की नॉन वायलेंस को हमको अभी री इंटरप्रिट करते हुए, पुनः उसका एक एनालिसिस करते, उसका पुनर्मूल्यमापन करते हुए हमारे समाज, हमारी संरचनाएं, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन संरचनाओं को हमें समझने की आवश्यकता है। वहां पर मौजूद जो हिंसा है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, एक समता मूलक समाज का कैसे निर्माण किया जा सकता है, इस दिशा में जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज भी एक प्रकार से हिंसा के आधार पर ही बने रहेंगे। और इसका जो देश विघातक शक्तियां हैं, विधर्मी शक्तियां हम जिसे कहेंगे, इस प्रकार के शक्तियों में ते आयतं कोलीत म्हणतात ना, त्यांच्या हाती येईल आणि त्याचा वापर ते करतील। आपण बघतोय आता, हम देख रहे हैं कि भारत के विविध हिस्सों में प्रमुखता से, क्योंकि मैं जनजाति समुदाय से जुड़ा हुआ हूं, उनसे काम करता हूं, क्योंकि मुझे मेरे परिचय में जैसे आपने कहा माड़िया भाषा बोल भी लेता हूं मैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी 2 मातृभाषाएं हैं, एक तो मराठी है और दूसरी माड़िया। ये 2 मातृभाषाएं मेरी है, क्योंकि मराठी के साथ साथ माड़िया भाषा मैंने बोलना सीखा और बाकी अन्य भाषाएं फिर बाद में मैंने सीखी। तो
हम देख रहे हैं कि जो पत्थलगड़ी की मूवमेंट हुई या फिर जो नक्सलाइट मूवमेंट्स हुई, इस प्रकार के अनेक सारी मूवमेंट्स हो रही है जो हमारे समाज की स्थिरता के लिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की जब बात करते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये संरचनाओं में है हिंसा। इसलिए वो लोग इस प्रकार की शक्तियों के साथ जुड़ रहे हैं, या फिर जो जिस प्रकार की जो हिंसात्मक आंदोलन भी कर रहे हैं कभी कभी। और कभी कभी तो राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय कानून व्यवस्था को भी अस्वीकारने की बात ये लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सामाजिक संरचनाओं में मौजूद जो हिंसा है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। गांधी जी के विचारों का पुनर्मूल्यमापन करते हुए उसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए गांधी जी ने इस संदर्भ में जो रचनात्मक, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहकार आंदोलन, गांधी जी ने चौरी चौरा के जो अनहोनी हुई थी वहां पर, जब आंदोलकों ने हिंसात्मक होकर के एक पुलिस स्टेशन को जलाया, तो गांधी जी ने पूरे जो वो पीक पर चला था असहकार आंदोलन, उसको पीछे हट लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांधी जी स्वार्थी थे, ब्रिटिशों के हस्तक थे, ही वॉज द ब्रिटिशों का एक ये थे, एजेंट थे, इस प्रकार से कहा जाता है। लेकिन नहीं, गांधी जी को हमें समझ अलग ढंग से हमें समझना पड़ेगा। हमारे अपने हिसाब से गांधी जी को हम नहीं समझ सकते। गांधी जी को लगा कि देखो कि हमने एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया, इस राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करते हुए हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमने अलग से एक इमेज हमारी सभ्यता की, हमारे आंदोलन की ही नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की एक अलग प्रकार की एक जो प्रतिमा है, हमने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने रखी है। अगर हम हटते हैं, तो हमें जो भी सहानुभूति अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मिल रही है, अनेक हिस्सों से, विश्व के अनेक हिस्सों से हमें जो सहानुभूति मिल रही है, हमारा समर्थन हो रहा है, हमसे लोग जुड़ रहे हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं, वो समर्थन हट जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि भारतीय समाज अहिंसा के आधार पर आंदोलन करने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ। उनका ये मानना है कि वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस, हिंसा सिर्फ हिंसा को ही जन्म देगी। आज हम किसी को शत्रु बनाएंगे, उनको खत्म कर देंगे। अब जब लेकिन जिसको खून की प्यास लगी है, जिनके मुंह में, जिनके होठों पे खून लगा है और जो चख गए हैं, वो शांत नहीं बैठने वाले। आज मेरे शत्रु को खत्म करने के बाद एक मैं नया शत्रु तैयार करूंगा, और उस शत्रु को मैं अलग से प्रकार से और एक लड़ाई करूंगा। इसके संदर्भ में अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में अगर हम सोचे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के तत्व जो महान तो थे, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? एक रेन ऑफ टेरर, एक जो आतंक का एक शासन एक लंबे समय तक चला, रॉबेस्पियर, और उसके बाद में, और हुआ क्या, उसके बाद में तो नेपोलियन वहां के राजा ही बने। तो इन सब चीजों को हमें देखने की आवश्यकता है। इसलिए गांधी जी ने असहकार आंदोलन वो वापस लेते हैं, और वो रचनात्मक कार्यक्रम करते हैं। फिर वो अनेक प्रकार के अस्पृश्यता निर्मूलन का काम, ग्राम स्वच्छता का काम जो कार्य है वो हाथ में लेते हैं। इस प्रकार से भारत वो, लेकिन देखिए, मैंने कहा कि भारतीय समाज अभी अहिंसात्मक आंदोलन के लिए तैयार नहीं हुआ, ये मानकर के गांधी जी असहकार आंदोलन से पीछे हटते हैं, उसको पीछे लेते हैं। लेकिन गांधी जी शांत नहीं बैठते। मैंने जब शुरुआत में कहा कि गांधी जी डिलीजेंट है, हार्ड वर्किंग है, सतत कार्यरत रहने वाले हैं, तो उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम हाथ में लिए। सामाजिक एकता, समाज के जो पिछड़े वंचित घटक है, उनको सबलता कैसे प्राप्त हो, उसके संदर्भ में गांधी जी विचार करते हैं। गांधी जी एक लिबरेटर, मुक्तिदाता, अब जब जिसके बात हम करते हैं, गांधी जी मुक्तिदाता थे ही। क्योंकि गांधी जी, ऐसे कहा जाता है कि गांधी जी सिर्फ अकेले नहीं थी कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में उनका ही योगदान सिर्फ महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं। अनेक सारे आंदोलन हुए, किसानों के आंदोलन हुए, जनजातियों के आंदोलन हुए। इतने में हमने देखा कि 15 नवंबर को भारत सरकार ने भी जनजातीय गौरव दिवस मनाने की इस बार घोषणा की, और राष्ट्रीय स्तर पे अब इसके बाद में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। तो भारत के विविध हिस्सों में जनजातीय नायकों ने जो भी ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध किए, जो भी आंदोलन किए, ब्रिटिशों को एक प्रकार से बिल्कुल अस्थिर कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, ऐसे अनेक किसानों के आंदोलन है, स्त्रियों के आंदोलन है, जनजातियों के आंदोलन है, जनजाति नायकों के आंदोलन है, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्रांतिकारियों का आंदोलन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना, इंडियन वो INA जिसे हम कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी।
तो वो जो आजाद हिंद सेना आ रही है, तो ये सभी आंदोलनों का महत्व है। लेकिन गांधी जी का आंदोलन अलग इसलिए भी होता है क्योंकि गांधी जी ने जो तत्व रखे थे, जो एक मेथोडोलॉजी का विकास किया था, जो एक जो स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए जिस मेथोडोलॉजी का, जिस प्रक्रिया का, जिस प्रोसेस का विकास किया था, वो सामान्य से सामान्य आदमी भी वो जुड़ सकता था। कितने लोग क्रांतिकारी बनने के लिए तैयार थे, कितने लोग जो है वो आजाद हिंद सेना में जाने के लिए तैयार थे। तो बहुत सारे लोग जो सामान्य परिवारों से लोग तैयार नहीं थे, उनको पता था कि सत्याग्रह के माध्यम से अगर हम जुड़ते हैं तो पिटाई हो सकती है लेकिन जान नहीं जाएगी, उतना ज्यादा खतरा नहीं है। तो गांधी जी का रास्ता एक सरल रास्ता है। तो इसीलिए गांधी जी जो लिबरेटर बनते हैं, गांधी जी मुक्तिदाता जब बनते हैं, तो गांधी जी ने समाज के, मैंने कहा कि वो यूनिफायर भी है और लिबरेटर भी है, समाज के सभी हिस्सों को, सभी अंगों को साथ में जड़ते हुए और सभी भागों से, देश के सभी भागों से लोगों को साथ में जोड़ते हुए एक लिबरेशन की मूवमेंट चला। अब एक मैं महत्वपूर्ण बात कहूंगा कि गांधी जी जो एनवायरमेंटलिस्ट, जो आज हम एनवायरमेंटल इश्यूज पर बात करते हैं, पर्यावरणीय मुद्दों पर बात करते हैं, और जो शाश्वत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, इसमें गांधी जी जो है अधिक प्रासंगिक बनते हैं। क्योंकि गांधी जी ने, मैंने कहा कि वो जो मैंने सर सैमुअल और की मेमोयर में उन्होंने लिखा है कि व्हाट एन एक्सक्विजिट मैनर्स द अनवर्ल्डली पोजेस्ड, जो इस विश्व में जिनका कोई रुचि नहीं है, ऐसे उस महान व्यक्ति ने कितने सुंदर शिष्टाचार को उन्होंने अपनाया था। तो अनवर्ल्डली, इस ऐहिक विश्व में, इस भौतिक विश्व में जिनको बिल्कुल कोई रुचि नहीं है, ऐसा वहां तक गांधी पहुंच गए। तो गांधी जी जब एनवायरमेंट की बात करते हैं, गांधी जी सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो गांधी जी इस इस वर्ल्डली सर्वाइवल से आगे चल करके हमारी जो परिकल्पना रही है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही एक कुटुंब है, वसुधा ही एक कुटुंब है, ये जो मानने की हमारी परंपरा रही है, या जो हमारे वेद उपनिषदों में, हमारे ग्रंथों में हमने कहा कि माता भूमिश्च पुत्रोऽहं पृथिव्याः, माता भूमिश्च पुत्रोऽहं पृथिव्याः, या फिर हमारी जो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय है, उसमें संत शिरोमणि संत तुकाराम जी जब कहते हैं, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी पक्षी ही सुस्वरे आड़विधि एने सुखेवरे एकांतासा वास नाहि गुण दोष अंगायत। ये जो हमारी हमने सब जो पंच महाभूत हम कहते हैं कि अग्नि जल वायु, इसमें सब हम पृथ्वी को हम देखते हैं। मानव पशु तरु गिरि सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है, जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। एकम सत्य प्रहा बहुधा वदंतु, सत्य एक है, अनेक मार्गों से कहा गया है। भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो। सर्वेत्र सुखिन संतु सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। ये जो हमारी बुद्ध परंपराएं, जैन परंपराएं, हिंदू परंपराएं, इस सारी परंपराओं में हमने सबके कल्याण की कामना की। एने सुखे वरे, ज्ञानदेव हम कहते हैं कि वो जो जे वांछित होते लाहो प्राणी जात, ये जो बसायदान है उसमें हमारे कितने सारे, मतलब ये जो वारकरी संप्रदाय या भक्ति संप्रदाय सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, वो पंजाब, उत्तर प्रदेश और आसाम तक फैले हुए वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा रही, गुरु नानक देव की शिक्षा रही, और भगवान बुद्ध और भगवान महावीर तो है ही, वो तो बड़े हैं। तो उसके बाद में भी जो भी परंपरा रहे हैं, उस परंपराओं में हमने हमेशा पृथ्वी को माता और पर्यावरण को हमने साथ में, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे। तो हम सबको, सब जीवों में हम एक देखते हैं कि एक को हम बहुसा जीव में, सभी में एक जीव को हमने जो पहचाना है, एक ब्रह्म को हम जब पहचानते हैं, हम कहते हैं कि हर, इसमें जो हमारा जो वेदांत है उसमें हम कहते हैं कि सभी में वही ईश्वर मौजूद है, अस्तित्व, उसी ईश्वर का अस्तित्व है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, हर जीव में ब्रह्म है, उसमें अद्वैत है, कोई द्वैत नहीं है। ये जो कहने की हमारी कल्पना थी, वो गांधी जी के विचारों में प्रतीत हो।
गांधी जी के बारे में एक बार कहा जाता है कि गांधी जी वर्धा के सेवाग्राम में थे, तो कोई विदेशी पत्रकार, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, गांधी जी को मिलने आए। गांधी जी के अनेक प्रकार की, क्योंकि गांधी जी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रकार से उनकी इमेज बन गई थी, तो बहुत सारे लोग गांधी जी पर लिखने के लिए, गांधी जी का इंटरव्यूज लेने के लिए लोग आते थे। तो मुझे लगता है कि अमेरिकन पत्रकार है, वो गांधी जी को मिलने आए। तो आए तो अब हर दिन गांधी जी साथ में सभी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ करके खाना खाते थे। अब गांधी जी का यह है कि मैं जो भी कर रहा हूं किसी भी चीज में जुड़े नहीं रहना है, विरक्ति का भाव गांधी जी के विचारों का एक आधारशिला थी। तो खाने के साथ भी कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए। सर्वाइवल के लिए खाना है, टेस्ट के लिए नहीं। खाने के लिए नहीं जीऊंगा, जीने के लिए खाऊंगा। ये जो गांधी जी के विचार, तो वो जो खाने के पहले वो जो नीम के पत्ते होते हैं उनकी चटनी बनाया करते, हरी हरी दिखने वाली चटनी, और हर किसी व्यक्ति के साथ वो चटनी रखनी पड़ती थी। और गांधी जी हर एक निवाला लेने के पहले वो जो चटनी है वो अपनी जिभ पर रखते थे, अपनी जीवा पर रखते थे, और फिर बाद में जिस प्रकार से कड़वाहट आती थी तो खाना खा लेते थे पेट भरने के लिए। अन्न के साथ कोई जुड़ाव नहीं, विरक्ति। अब वो पत्रकार भी आ गए, गांधी जी के साथ खाना खाने बैठे। अब उनको लगा कि खाना सबके सामने वो जो है चटनी रखी हुई है एक प्लेट में, छोटी वाटी में, तो सब खा रहे हैं। अब वो जो पत्रकार है उनको लगा कि भारत की कोई अलग अलग प्रकार की डेलिकेसी होंगी, अलग अच्छा फूड होगा। पहले उन्होंने चख कर देखा। अब उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बड़ा खतरनाक है यार, ऐसा अगर चलता रहा तो मेरा तो खाना असंभव है। एक उन्होंने सोचा कि एक बार का मैं क्या कर लेता हूँ, सारा जो यहाँ पर सामने रखा है एक बार पूरा निगल जाता हूँ, ताकि कम से कम ठीक से आराम से खाना खाऊंगा। गांधी जी ने देखा कि ये पत्रकार ने पूरा निगल निगल गए। गांधी जी कहते, अरे वो और एक वाटी ले आओ, वो चटनी जिनको बहुत ज्यादा पसंद आई हुई लगती है। तो मतलब ये विनोद का भाग छोड़िए, लेकिन गांधी जी के विचारों में किसी भी चीज को लेकर के आसक्ति नहीं थी। और इसलिए वो गांधी जी कहते थे ना कि हर पृथ्वी पर हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे पास जो सफिशिएंट रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस हमारे पास संसाधन है, लेकिन उसकी जो ग्रीड है, उसकी जो अधाशिता है, जिसको अधाशिता हम कहते हैं मराठी में, उसकी जो क्या कहते हैं ग्रीड है, उसकी जो वासनाएं है अनेक प्रकार की, उसकी तृप्ति करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। तो वो कहते हैं कि देयर इज इनफ टू सफाइस एवरीबॉडीज नीड्स बट नॉट एवरीबॉडीज नीड्स। हर किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे पास आवश्यक जितने संसाधन चाहिए वो है, और वो पृथ्वी हमेशा देती रहेगी। लेकिन हम अगर हमारे वासनाओं की पूर्ति के लिए अगर हम संसाधनों का दोहन करने लगेंगे, उनका शोषण करने लगेंगे, तब उतना हमारे पास नहीं है। अभी इतने में ही आपने देखा कि जो COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 26 ग्लासगो शहर में आई, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने की बात कही उन्होंने। ग्लोबल एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण का जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है, जिस प्रकार की हानि हो रही है, उसको रोकने के लिए जो कोशिशें हो रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, 1972 से जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, 1992 का रियो अर्थ समिट, और इस प्रकार की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, जो UNFCCC जिसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के माध्यम से जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज गठित की गई, उसकी 26 जो मीटिंग है ग्लासगो शहर में इस बार इंग्लैंड में हुई है, उसमें जो भी चर्चाएं हो रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि गांधी जी के विचारों में जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जितना चाहिए उतना हमें ग्रहण करना चाहिए, बाकी सभी के लिए छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ में मैंने शुरुआत में कहा था कि गांधी जी एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन थे, वो कोई बाबा नहीं थे। तो गांधी जी को पता था कि ये जो राज्य है, राज्य ये शोषक तंत्र है, इविल है, वो कहते हैं इविल, राक्षस है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि वो समाज उस लेवल पे नहीं गया है कि राज्य के बिना अपना सारा संचलन करेगा, इसलिए वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि स्टेट इज द नेसेसरी इविल, आवश्यक बुराई। राज्य एक आवश्यक बुराई है लेकिन आवश्यक। लेकिन
इस बुराई से कैसे निजात पाए, कैसे छुटकारा पाए, उसके संदर्भ में भी गांधी जी ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं। गांधी जी जो मॉडर्निटी का जब क्रिटिक करते हैं, मॉडर्निटी की, आधुनिकता की जब वो आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि ये मानव को और ज्यादा अधाशी बनाती है और ज्यादा ग्रीडी बनाती है, और संशोधन का जो संसाधन है उनका ज्यादा से ज्यादा शोषण करने पर उनको बल देती है, लगाती है। ये सारी चीजें कहते हुए गांधी जी कहते हैं कि हमें ग्रामों की ओर चलना चाहिए, गांवों की ओर चलना चाहिए। ग्राम आधारित हमारी पूरी यंत्रणा को निर्माण करना चाहिए, जो उसको बॉटम्स अप अप्रोच जो कहते हैं गवर्नेंस का, उसकी बात करते हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि गांधी जी 1948 में ही इस बात पर जोर देने लगे थे। हमने कहा कि गांधी जी विरक्त थे, उन्होंने कोई भी सरकार में पद नहीं लिया। जब सब लोग यहाँ पर जल्लोष मना रहे थे, मंत्रालय पा रहे थे और अनेक प्रकार के इंटरव्यूज दे रहे थे, गांधी जी नाव खाली में जाकर के लाठी हाथ में पकड़ करके जो वहां पर जो हिंसा कर रहे लोग थे, एक दूसरे को मारने वाले लोग थे, उनको गांधी जी रोक रहे थे। तो ये भी हमें गांधी जी को समझने क्या होगा, विरक्त थे, लेकिन पूरी तरह से वो मतलब वो बाबा बनकर सब छोड़ छाड़ के नहीं गए थे। इस विश्व के बारे में, राष्ट्र को कैसे मजबूत सबल किया जाए उसके बारे में भी वो सोच रहे थे। और इसलिए गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना रखी। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, लघु उद्योग या कुटीर उद्योग है, उन पर उनका बल था, क्योंकि वो जानते थे कि भारत में इतनी ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, इतने ज्यादा लोग हैं, और सभी का सभी चीज अगर बड़े बड़े उद्योगों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से अगर उत्पादन हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों की रोजगारी खत्म हो जाएगी। इसलिए ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था को निर्माण करने की बात, उनका जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उनका था, ग्राम स्वराज्य। इसलिए ये दुर्भाग्य ही हम कहेंगे, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। 73rd अमेंडमेंट 1993 में जो पंचायती राज एक्ट के संदर्भ में की गई, और 1996 में पेसा एक्ट लाया गया, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जिसके माध्यम से ग्राम सभाओं को और ग्राम पंचायतों को, और जो हम कहेंगे कि जो ग्रामों को केंद्र में रखते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का कैसे विकेंद्रीकरण किया जाए, इस दिशा में जो पहलकदमी की जा रही है, वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि इन आधारों पर अगर हम देखते हैं, गांधी जी के विचारों को सोचते हैं, उनको तोलने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि गांधी जी, अब इन सब का अनुमान अगर हम लगाएं, सोचने की कोशिश करें, तो गांधी जी कल प्रासंगिक थे, आज प्रासंगिक हैं, और आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेंगे। उसका सिर्फ हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, मूल्यमापन करना पड़ेगा। हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए, गांधी जी के विचारों को पुनर्भेट करते हुए, रिविजिट करते हुए, हमारी नीतियों में, सामाजिक संरचनाओं में, राजनीतिक संरचनाओं में उनका अनुसरण करना होगा। मुझे लगता है तभी हम गांधी जी से सीखेंगे, और नव राष्ट्र का, जो शांतता प्रिय राष्ट्र है, प्रगति के कदम पर आगे बढ़ने वाला राष्ट्र है, हर हाथ में काम होगा, इस प्रकार के राष्ट्र का हम निर्माण करने में, मुझे लगता है हम सफल हो जाएंगे। आपने मुझे बड़े धैर्य से और बड़ी संयम से अब तक सुना। मैंने जरा ज्यादा ही समय ले लिया, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।